आज का टॉपिक अगेन इम्पोर्टेंट है बहुत। स्टैंडर्ड 5 PSQ चैप्टर का बात करता है क्लिनिकल ऑडिट के बारे में। सो क्लिनिकल ऑडिट एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। किसकी? पेशेंट केयर। तो आपको क्लिनिकल ऑडिट एक टूल की तरह यूज करना है पेशेंट केयर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो क्लिनिकल ऑडिट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ज़्यादातर केसेज में देखा जाता है कि हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन होती है और क्लिनिकल ऑडिट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो क्लिनिकल ऑडिट बनाई होती है ज़्यादातर जगह पर, वहाँ पर स्टैंडर्ड्स को ठीक से पढ़ा नहीं जाता, ध्यान नहीं दिया जाता और जिसकी वजह से वो रिजेक्शन हो जाता है। तो एक तो क्लिनिकल ऑडिट को आप MRD ऑडिट की तरह मत बनाइए, आप इसको रिसर्च मत बनाइए। इसका डिफरेंशिएशन होना ज़रूरी है। क्लिनिकल ऑडिट ना आपकी मेडिकल रिकॉर्ड ऑडिट है, ना आपकी रिसर्च है। ठीक है? तो क्लिनिकल ऑडिट हो कैसे, वो हम क्लियर कर लेते हैं आज। क्लिनिकल ऑडिट के स्टैंडर्ड को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया आज, तो ये समझ लो आपकी क्लिनिकल ऑडिट को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपकी क्लिनिकल ऑडिट रिजेक्ट होती है, इन सारे पैरामीटर्स को जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान में रख के अगर आप बनाते हो क्लिनिकल ऑडिट, उसके बाद भी अगर रिजेक्ट होती है तो आप उस पर डिस्कशन कर सकते हो कि देखिए हमने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हुए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को ध्यान में रखा हुआ है, फिर रिजेक्शन का कारण क्या है। क्लियर है? लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको ही नहीं जब पता क्लिनिकल ऑडिट करते कैसे हैं, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, तो फिर रिजेक्शंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल ऑडिट करें कैसे। सो सबसे पहले आप समझ लीजिए टॉपिक का सिलेक्शन। क्लिनिकल ऑडिट का टॉपिक किस बेसिस पे होना चाहिए? तो क्लिनिकल ऑडिट का टॉपिक आपका डिजीज बेस्ड हो सकता है, आपका कॉस्ट बेस्ड हो सकता है, आपका टॉपिक कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है, मोर्बिडिटी बेस्ड हो सकता है, मीन्स लेंथ ऑफ स्टे, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज कॉस्ट को लेके, मोर्बिडिटी को लेके, लेंथ ऑफ स्टे को लेके, कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के बेसिस पे आप क्लिनिकल ऑडिट कर सकते हैं। तो आपका क्लिनिकल ऑडिट का पर्पज डिफाइंड होगा कि आप किस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए क्लिनिकल ऑडिट कर रहे हैं, चाहते क्या हैं आप। तो वो आपके ये पैरामीटर्स हो गए या टॉपिक हो गए आपके। जो टॉपिक का सिलेक्शन होगा वो स्पेसिफिक होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्लिनिकल ऑडिट जो है वो आपका रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है या प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। अब ये रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव क्या मीनिंग है इसका? रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है आप ऑलरेडी जो रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, ऑलरेडी पेशेंट का जो ट्रीटमेंट कर चुके हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आप उसका ऑडिट कर रहे हैं। और प्रोस्पेक्टिव क्या है? करंट पेशेंट का लाइव आप ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये क्लिनिकल ऑडिट दोनों ही तरीके से हो सकती है। बट क्लिनिकल ऑडिट करने के लिए आपको प्री डिफाइंड पैरामीटर्स बनाने होंगे। चाहे आप रिट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, चाहे आप प्रोस्पेक्टिव क्लिनिकल ऑडिट कर रहे हैं, बायसनेस ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्री डिफाइंड पैरामीटर्स
उन पैरामीटर के बेस पर क्लिनिकल ऑडिट करना होगा, चाहे आप रेट्रोस्पेक्टिव करें चाहे प्रोस्पेक्टिव करें। अब प्री डिफाइंड पैरामीटर से क्या मतलब है, इसकी कोई गाइडलाइंस, कोई नेशनल या इंटरनेशनल रेफरेंसेस अवेलेबल हैं उस क्लिनिकल ऑडिट के लिए, उस प्रोसेस के लिए, तो आपको वो फॉलो करना है। उसके बेसिस पर आपको अपना एक चेकलिस्ट बनाना है ऑडिट करने के लिए। जैसे नाइस की गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस अवेलेबल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वो गाइडलाइंस को आप ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात की गई है एनएबीएच में, तो एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिसेस हमें करनी है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी आपने प्रोसेसेस डिफाइन कर दिए। अगर आपके पास कोई टॉपिक ऐसा है जिसका कोई भी गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप अपनी क्लिनिकल टीम के साथ डिस्कस करके उसके पैरामीटर्स जो भी हैं, जो भी आपके पास रेफरेंसेज अवेलेबल हैं, या किसी दूसरे हॉस्पिटल में, किसी दूसरे सेटअप में से आपने डेटा कलेक्ट किया, वहाँ से आपने उस प्रोजेक्ट को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, या उस हॉस्पिटल में कहीं पर उस पर क्लिनिकल ऑडिट हुई है, वहाँ से टॉपिक आपने चूज किया, तो उस बेसिस पे आप अपना भी क्लिनिकल ऑडिट का प्रोसेस बना सकते हैं। बट बेस्ट क्या है कि आप गाइडलाइन फॉलो कर लें। कोई भी आप ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, कोई भी प्रोसीजर्स करते हैं, तो कोई ना कोई तो गाइडलाइन उसकी होती है ना, आप पढ़ते भी हैं। तो चाहे वो डॉक्टर के पार्ट पे हो, चाहे वो नर्सिंग के पार्ट पे हो। अब ऐसा नहीं कि क्लिनिकल ऑडिट आप केवल डॉक्टर्स के जो प्रोसेसेस हैं ट्रीटमेंट के उसी को आप ध्यान में रखेंगे, उसमें नर्सेज का पार्ट भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। गाइडलाइंस फॉलो करना है, पैरामीटर्स के बेसिस पर आपकी चेकलिस्ट होगी। चेकलिस्ट से आप क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। ऑडिट कैसी हो सकती है, पुराने रिकॉर्ड्स की भी हो सकती है या करंट पेशेंट्स की भी हो सकती है। ये समझ गया। अब जब आप क्लिनिकल ऑडिट करेंगे तो आपको इसमें एनोनिमिटी का भी ध्यान रखना है। किसकी, स्टाफ की एज वेल एज पेशेंट की। इट मीन्स वॉट, कि कॉन्फिडेंशियलिटी का आपको ध्यान रखना है। जो भी आपने डेटा सिलेक्ट किया है, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, उस डेटा में पेशेंट का नाम, स्टाफ का नाम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने डेटा कलेक्शन किया है। लेकिन जब आप उस डेटा को डॉक्यूमेंट करेंगे, यानी कि उसको प्रिपेयर करेंगे प्रेजेंट करने के लिए, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। या मतलब पेशेंट का नाम, स्टाफ का नाम, जो भी उस ऑडिट के पार्ट हैं, उसको आप पब्लिकली नहीं डिस्प्ले करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। कोई कॉन्फ्रेंस में, कोई आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें उसका जिक्र नहीं करेंगे कि कौन पेशेंट इन्वॉल्व था, उसका नाम नहीं लेना है, स्टाफ का नाम नहीं लेना है, अगर वो उसका पार्ट है तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पेशेंट का नाम भी पता चल रहा है, ठीक है, पेशेंट का डिजीज़ भी पता चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम भी पता चल रहा है। तो डेटा कलेक्शन में तो आपको सब कुछ पता चलेगा, लेकिन जब आप उसकी क्लिनिकल ऑडिट रिपोर्ट बनाएं, तो क्लिनिकल ऑडिट से रिपोर्ट बनाए तो उसमें उसका नाम नहीं मेंशन होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी क्लिनिकल ऑडिट की रिपोर्ट है, अगर उसमें पेशेंट का नाम मेंशन है तो वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दी। तो स्टाफ एंड पेशेंट एनोनिमिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, ठीक है, गोल्डन रूल है ये। हाँ, आप उसमें डेटा दे सकते हैं, आप चाहें तो उसमें UHID मेंशन कर सकते हैं, IP नंबर मेंशन कर सकते हैं,
जिससे कि ऑथेंटिकेट हो जाए कि हमने इन पेशेंट्स का डेटा लेके उसको ऑडिट किया। आपको भी याद रहे, कुछ आपको बाद में वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है किसी चीज़ को, तो आप UHID IP नंबर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आप क्लिनिकल ऑडिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप चेकलिस्ट के थ्रू ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑडिट करेंगे तो ऑडिट की फाइंडिंग्स भी होंगी, फाइंडिंग्स होंगी ना, डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, फाइंडिंग्स कह लीजिए आप उसको, डेफिशिएंसीज कह लीजिए या ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए। तो उन ऑब्जर्वेशंस को, डेफिशिएंसीज को आपको फाइंड आउट करना है कि क्यों है, तो रूट कॉज एनालिसिस करना है और रिमेडियल मेजर्स लेना है। यानी कि जिसको हम कापा भी बोलते हैं, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस लेना है कि जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं वो डेफिशिएंसीज दोबारा ना हो। और रिमेडियल मेजर्स लेने के बाद, यानी कि जो भी आपने प्लान बनाया है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको क्या करना है, री ऑडिट करना है। जी हाँ, री ऑडिट बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल ऑडिट में। पैरामीटर्स वही रहेंगे आपके सेम जो पहले थे, जैसे हम प्री और पोस्ट टेस्ट करते हैं तो क्वेश्चन पेपर तो सेम ही रहता है, प्री टेस्ट में भी पोस्ट टेस्ट में भी। सेम वे क्लिनिकल ऑडिट में आपकी जो चेकलिस्ट है, जो प्री डिफाइंड पैरामीटर्स पे आपकी बनी हुई है, वो चेकलिस्ट में आपके पैरामीटर्स चेंज नहीं होने वाले हैं। उसी पैरामीटर्स पे आप दोबारा री ऑडिट करेंगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपने जो रिमेडियल मेजर्स लिए थे वो कितने इम्प्लीमेंट हो पाए, कितनी अभी और स्कोप है इम्प्रूव करने के। ठीक है। अब क्लिनिकल ऑडिट जो है, इसके जो स्टैंडर्ड है, इसमें अगेन 5th एडिशन में थोड़ा चेंज आया है। किसमें? फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लिनिकल ऑडिट। पहले क्या था, 4th एडिशन की अगर मैं बात करूं NABH की, तो 4 क्लिनिकल ऑडिट पर ईयर करना मैंडेटरी था। लेकिन इस 5th एडिशन में क्या कर दिया है, पर डिपार्टमेंट पर ईयर आपको कम से कम 1 क्लिनिकल ऑडिट करना मैंडेटरी है। इट मीन्स अगर आपकी क्लिनिकल डिपार्टमेंट, क्लिनिकल स्कोप 5 हैं तो आपको हर साल 5 क्लिनिकल ऑडिट करनी होंगी। अगर 7 हैं तो 7, 10 हैं तो 10। अगर आपका सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो आप सिंगल क्लिनिकल ऑडिट करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई क्लिनिकल ऑडिट की। पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि क्लिनिकल ऑडिट से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पेशेंट केयर की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब हम कुछ ही डिपार्टमेंट का क्लिनिकल ऑडिट करेंगे तो ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। इसीलिए हर डिपार्टमेंट जब इन्वॉल्व होगा, हर डिपार्टमेंट की क्लिनिकल ऑडिट होगी तो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। इसीलिए स्पेसिफिक कर दिया कि आपको हर डिपार्टमेंट का क्लिनिकल ऑडिट करना है। सबका इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्लिनिकल ऑडिट आपकी आसानी से हो जाएगी। अब सब लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो क्लिनिकल ऑडिट करना मुश्किल है। अब इन्वॉल्व कौन कौन होगा? आपके डॉक्टर, नर्सेज, एडमिन से भी हो सकते हैं, या आपकी जो क्वालिटी टीम है, या क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, या क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी, या क्वालिटी कमेटी जिसको आप बोलते हैं, उसके जो मेंबर्स हैं वो आपके क्लिनिकल ऑडिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट। तो क्लिनिकल ऑडिट कौन कर सकता है? जिसको थोड़ा सा आइडिया हो उस चीज़ के बारे में।
तो डॉक्टर, नर्सेज, एडमिन के अलावा आपके कोई पैरामेडिकल है स्टाफ हैं, उनको भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। बेस्ड ऑन ऑडिट का टॉपिक क्या है, किस बेसिस पे आप उसको ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लिनिकल ऑडिट जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी क्लिनिकल ऑडिट केवल एमआरडी ऑडिट की तरह है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको डिफाइंड गाइडलाइंस तो लेनी ही पड़ेंगी, उसके बेसिस पर ही आप क्लिनिकल ऑडिट करेंगे। तो क्लिनिकल ऑडिट को अगर मैं समराइज करूं तो आपका उसमें टॉपिक होना चाहिए, यानी कि पर्पज सीधा सीधा हो। अब वो टॉपिक जो लिया है आपने, उसके लिए आपने कौन सी रेफरेंस गाइडलाइंस ली हैं, उसका स्कोप क्या है। स्कोप समझते हैं कि किस स्पेसिफिक के लिए कर रहे हैं आप। डिजीज स्पेसिफिक है, कॉस्ट बेस्ड है, कम्युनिटी बेस्ड है, मॉर्बिडिटी बेस्ड है, ठीक है। देन आपने उसका मेथडोलॉजी कौन सा लिया है, रिट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है आपका। देन आपकी ऑडिट टूल क्या है, यानी कि आपने कौन सी चेकलिस्ट फॉलो करी उसके लिए। देन आपके उस चेकलिस्ट के बेसिस पे क्या ऑब्जर्वेशंस हैं या फाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं, एंड देन उसका रिजल्ट भी बोल सकते हैं हम उसको। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ऑब्जर्वेशन या फाइंडिंग मिले, आपका रिजल्ट क्या है, क्या एक्सपेक्टेड था और कितना आपका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट एंड देन एक्शन प्लान, या जिसको हम रेमेडियल मेजर्स भी कह सकते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, इसमें आपका डेटा भी होना चाहिए कि कितने पेशेंट्स पे स्टडी की गई, कितने टाइम के लिए की गई। जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई टू सितंबर 2024 या 21, वॉट एवर, जो भी आप जिस भी डेटा को आप जब से जब तक कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका, या करंट में आप उसको ऑडिट कर रहे हैं तो आपने उस टाइम से उस टाइम जब रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि हमने इस डेट से लेके इस डेट तक या इस मंथ से लेके इस मंथ तक अपना इतने पेशेंट्स का, सो नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, पर मंथ, उस पेशेंट का डेटा जैसे UHID या IP नंबर आपको उसमें डालेंगे तो और भी अच्छा होगा। और स्टडी पीरियड, आपने 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कितने महीने का डेटा लिया है उस स्टडी को करने के लिए, और क्या वो डेटा आपको लग रहा है बाद में कि एडिक्वेट है या आपको और डेटा की ज़रूरत है। क्लियर है, ये सब चीज़ें आपकी क्लिनिकल ऑडिट में ध्यान रखने वाली हैं। जैसे कॉस्ट बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली जब कोविड आया था तो HRCT पे कुछ लोगों ने क्लिनिकल ऑडिट की थी, जिससे पता लग जाए कि क्या रियली में कोविड का पता लगता है HRCT करने से, और उससे कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है पेशेंट की। मैं कुछ टॉपिक्स के आपको एग्जांपल दे देता हूं क्लिनिकल ऑडिट में, जो जनरली लोग आसानी से करते हैं। तो जैसे आपका LSCS हो गया, कि इसके लिए इंडिकेशन है कि नहीं है, तो आपने इसके पैरामीटर्स बना दिए कि ये मान लीजिए ब्रीच है, प्रीवियस LSCS है,
इस टाइप से आपने डिफरेंट पैरामीटर्स बना दिए, ठीक है। उनको आपने ऑडिट किया कि इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे हमने LSCS किया है। अदर फैक्टर भी हो सकते हैं, पेशेंट की डिमांड भी हो सकती है, एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, वो सब पैरामीटर्स आपने इसमें डाल दिए और फिर आपने उसको ऑडिट किया कि हमने टोटल डिलीवरी जो हैं वो इतनी करी, मान लीजिए 18 डिलीवरी करी एक महीने में, उसमें से हमने LSCS मान लीजिए 14 किए, तो ये तो आपका एक तो रेशियो आ गया LSCS और नॉर्मल डिलीवरी का। उस 14 में से आपने किस किस रीजन्स की वजह से, क्या क्या इंडिकेशन थे जिसकी वजह से आपने LSCS किया। अगर आपको इस ऑडिट में ये पता लग रहा है, ये फाइंडिंग आ रही है, ये रिजल्ट आ रहा है कि हमारे कुछ LSCS जो है वो विदाउट किसी इंडिकेशन के थे, तो हमें वहाँ पर एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, हमें उसको नहीं करना है। अगेन क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट के लिए है, कॉस्ट को अगर ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों के एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो क्लिनिकल ऑडिट में यही सारी चीज़ें हैं। थैंक यू।